जय श्री कृष्ण। जय राम जी की। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज एक विशेष प्रस्तुति हम कर रहे हैं। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में से एक लड़का सूरत जाता है और सूरत में अपने व्यवसाय का आरंभ बहुत ही छोटे से काम से करता है, लेकिन दो बातें उनके साथ जुड़ जाती है। वह श्रीमद् भगवत गीता का परम भक्त हो जाता है और श्रीमद् भागवत के कथाकार और परम संत श्री डोंगरे जी महाराज के वो फॉलोअर हो जाते हैं। गीता जी का और डोंगरे जी के एक एक शब्द के आधार पर उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया और वो आज वैश्विक स्तर के डायमंड उद्योग के पितामह बने हैं। समझ है मेरे को कि आप सब जानते हैं कि वो डाउन टू अर्थ एंड वेरी नेचुरल पर्सनालिटी इज नन अदर देन श्री गोविंद भाई ढोलकिया। वी से गोविंद काका, प्रेम से सब गोविंद काका कहते हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा काम वो किया है कि उन्होंने अपनी जीवन कथा लिखी है और वो जीवन कथा भी हम सब बातचीत कर रहे हैं ऐसी शैली में लिखी गई है। वो जीवन कथा का जो ग्रंथ है उनका ग्रंथ परिचय आज हम आगे आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनेंगे। ये ग्रंथकार के ग्रंथ के साथ ग्रंथ का परिचय प्रस्तुत करने वाले जो युवा हैं वो भी धरातल से जुड़े हुए हैं, राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं और अब वो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया दिल्ली के संवाहक है। महाशय का नाम है श्री युवराज मलिक जी। सूरत में गोविंद काका का SRK फाउंडेशन बहुत ही अच्छा प्रदान सोसाइटी के लिए सालों से कर रहा है। गोविंद काका को एक विचार मन में आया कि जो सफलता और सार्थकता श्रीमद् भगवत गीता ने मुझको सिखाई है वो गीता का व्यापक तौर से प्रसार करना भी मेरा कर्तव्य है। कई उपक्रमों के साथ उन्होंने गीता के 18 अध्याय का नियमित विश्लेषण और आकलन करने के लिए गीता सानिध्य नाम का 1 साल चलने वाला बहुत अच्छा सा कार्यक्रम श्रृंखला दिया। हर सोमवार को कोई विशेषज्ञ आके गीता के 1 से 18 तक के अध्याय को अपनी शैली में प्रस्तुत करते थे। कुल 52 सप्ताह वह उपक्रम चला। बाद में गोविंद काका को ऐसा विचार आया कि मैंने गांधी जी की आत्मकथा पहले पढ़ी थी और बाद में मैंने पूरी लाइफ में कोई नवल कथा का पठन नहीं किया, क्योंकि मुझको लगता था कि जीवन कथा या आत्मकथा यदि हम पढ़ेंगे उसमें से हमको जीवन जीने का मार्गदर्शन मिलेगा। तो SRK फाउंडेशन सूरत का दूसरा बड़ा कार्यक्रम श्रृंखला अभी चल रहा है। उनका नाम है जीवन सानिध्य। जीवन सानिध्य में भारतवर्ष में और पूरे विश्व में अपने जीवन से उत्कृष्ट प्रदान करने वाले महारथियों के जीवन की कथा को कोई विशेषज्ञ आके पेश करता है। जीवन सानिध्य के हाल ही में संपन्न हुए एक कार्यक्रम में
नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संवाहक युवान युवराज मलिक जी ने गोविंद काका के इस ग्रंथ को तलस्पर्शी अभ्यास करके हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी कार्य किया है। हमने SRK फाउंडेशन सूरत से विनती की कि आपका हमारे साथ सहयोग रहे तो हम ये जो वक्तव्य हुआ था वो हमारी YouTube चैनल पर भी पेश करें, ताकि हमारे बहुत सारे जो चाहक हैं उनके तक एक हमारे जैसे आदमी की जीवन गाथा कैसे प्रभुमय हो सकती है, प्रदान सबर हो सकती है, उनका ख्याल हम दे सकें। तो हम पेश करते हैं श्री गोविंद भाई ढोलकिया की जीवन कथा पर श्री युवराज मलिक का धीर गंभीर और तलस्पर्शी वक्तव्य। जय राम जी की जय श्री कृष्ण। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री भाई जी, कमलेश याग्निक जी, श्रेयस जी, समस्त विद्वजन भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम इस सभागार में मौजूद सभी अतिथियों के अंदर विराजमान उस ईश्वर को मेरा नमन, जो हम सबको एक इकाई के रूप में इस दुनिया में लेके आया। वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रीड, जिसको कहते हैं सर्वोत्तम योनि, यानी कि मानव। जीवन एक कला है, विज्ञान भी है। आज सूरत की मिट्टी में एक खास बात है। ये बड़ी पावन मिट्टी है। तापी नदी के किनारे जो तप यहाँ होता है, लोग बहुत खूबसूरत हैं, संस्कार बहुत खूबसूरत है, परंपराएं बहुत खूबसूरत है, आप सब लोग बहुत खूबसूरत है। उसका मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप इंडेक्स की बात करें तो सबसे साफ शहर आप ही का है, लेकिन उतने ही साफ दिल के लोग भी यहाँ हैं। पूरी दुनिया में आप घूमिएगा, पूरी दुनिया में सूरत एक अकेला ऐसा शहर है जिसमें सब कुछ ज़बान पे हो जाता है, चाहे वो व्यापार हो या संबंध हो। ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ ज़बान से ट्रेड होता हो और पूरी ईमानदारी के साथ होता हो। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि मैं आज एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करूंगा जो एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जो 1947 में एक छोटे से गांव में होती है, सौराष्ट्र के। एक ऐसा बच्चा जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन आंखों में इतने बड़े बड़े सपने हैं। एक ऐसा बच्चा जो 4 साल की उम्र में गीता की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और श्रीमद् भगवत गीता से ज़िंदगी को हमेशा के लिए जोड़ लेता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक दैवीय कारण है, डिविनिटी है। ऐसा बच्चा जो पूरी स्कूली शिक्षा नहीं कर पाता है 6ठी 7वीं क्लास के बाद, और बाद में उसको दुनिया भर से डॉक्टरेट के लिए आमंत्रित किया जाता है, उस बच्चे को पढ़ाया जाता है जब वो अपने आप को साबित करता है। ऐसा बच्चा जो डेली 6 से 7 किलोमीटर स्कूल जाता है, बाद में एक एयरलाइंस खड़ी करता है, चार्टर से भी सफ़र करता है, और केवल चार्टर ही नहीं, देश की नई पीढ़ी को सपनों के पंख देता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के लिए एक आदर्श जीवन कला को जीने की कला का एक उदाहरण पेश किया। जीते तो सब हैं, लेकिन जीवन की सार्थकता को साबित सब नहीं कर पाते हैं। एक 6 नंबर चैप्टर में ह्यूमन जेम्स में एक बड़ा अच्छा इसमें मेंशन किया हुआ है, सतेषु जायते शूरः सहस्त्रेषु च पंडितः वक्ता सहस्त्रेषु दाता भवति वामने भवा। यानी कि 1 in 100 इज बोर्न ए हीरो। हर 100 आदमियों में एक हीरो पैदा होता है। 1 in 1000 ए स्कॉलर, हर 1000 में एक विद्वान पैदा होता है। ए गुड ऑरेटर इन 1000, 10,000 लोगों में, 1000 लोगों में एक वक्ता पैदा होता है। बट ए जनरस गिवर मे और मे नॉट बी बोर्न। मेरा सौभाग्य है, जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूरी किताब को एक ही बार में पढ़ा है। मैं फ्लाइट में था, मैं दिल्ली से लौट किया, इस पर लिखा हुआ है मेरी किताब पे फ्रैंकफर्ट।
डेट भी लिखी हुई है, मैं सर को दिखा रहा था, और पूरी किताब एक ही पेन और एक ही स्केच से मैंने मार्क की। ऐसा क्यों? ये ऑटोबायोग्राफी है। मैं बधाई दूंगा न केवल गोविंद काका को, जिन्होंने इतना शानदार काम किया, जीवन के रूप में नहीं, जीवन तो क्षणभंगुर है, कभी भी खत्म हो सकता है किसी के साथ। मैं बधाई दूंगा इसके एडिटर्स को, हरी जी को, जिन्होंने इस कहानी को, जो गुमनाम हो जाती कभी, लोगों तक पहुंचाने के लिए इसके एडिटिंग को शानदार तरीके से एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में लोगों के बीच लेके आए। काका की जिंदगी के जो कुछ पहलू मैं अब लेके आऊंगा, उनके बारे में सबसे पहली बात तो ये है, कहा जाता है, एक शेर मुझे याद आ रहा है, सवाल ये नहीं कि उसने क्या देखा, एक काका की जिंदगी पे आप लगाइएगा, सवाल ये नहीं कि उसने क्या देखा, सवाल ये है कि वो गवाही में कहेगा क्या। गोविंद काका ने जो जिंदगी में देखा सिर्फ वही कहा और कुछ भी नहीं कहा, वो सब कुछ बिना शब्दों के कहा। ये गुजरात गांधी जी की भूमि है। गांधी जी ने एक बार कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज। अगर कोई दूसरा व्यक्ति जिससे मैं मिला हूं सामाजिक जीवन में, जिसने माई लाइफ इज माई मैसेज, गोविंद काका की जिंदगी ही उनका संदेश है। ये इस किताब की खूबसूरती है। हर चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा, कुछ किस्से भी हैं इसमें, तो आप पाएंगे कि काका ने जिंदगी को जैसा जिया, ट्रांसपेरेंटली जिया, पारदर्शिता के साथ जिंदगी को जिया, और अपने जीवन से एक उदाहरण पेश किया, और उस उदाहरण के साथ समाज को, उसकी चेतना को, उसकी आत्मा को जिंदा रहने का काम किया है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और उसका श्रेय मैं उस महान पुस्तक को दूंगा जिसने हजारों साल पहले पूरी दुनिया को भारत की ज्ञान परंपरा की ताकत का एहसास कराया। चाहे वो आइंस्टीन रहे हों, या एमर्सन रहे हों, या दुनिया के बड़े से बड़े लोग रहे हों, उसकी ज़िंदगी में श्रीमद् भगवद गीता का कहीं ना कोई योगदान तो है। क्या है गोविंद काका? कभी सोचा आपने कौन है वो व्यक्ति, क्या है उसकी कहानी? ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक लीडर भी है, एक अच्छा इंसान भी है, प्रोफेशनल भी है, बिजनेसमैन भी है, आध्यात्मिक भी है, स्पिरिचुअल भी है। उसका एक उदाहरण मैं अभी देता हूं। आज आपके बीच उनकी इस पुस्तक पर चर्चा हो रही है। आज वो हमारे बीच नहीं है। ये व्यक्ति की महानता को बताता है कि उसके मूल्य और संस्कार कितने बड़े हैं। आज वो यहाँ हो सकते थे। एक साधारण व्यक्ति के तौर पे अपने बारे में सुनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने आप को निष्पक्ष होकर कहीं दूर बैठकर शायद हमें सुन रहे होंगे। ये उनके व्यक्ति के कैरेक्टर को दिखाता है, उनके चरित्र की ताकत को बताता है, जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। ये जो पूरी किताब है, इसको अगर 4-5 चैप्टर्स में मैं जो समझ पाया, बहुत कुछ है बोलने को, 2 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन मैंने जो समझा है इस किताब को पढ़ने के बाद, जीवन के किन पहलुओं को मैंने सीखा है, मैं वो अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जो हुआ वो तो सिर्फ काका जानते हैं, किताबों में हम पढ़ भी सकते हैं, उस समय सीखना क्या है वो बड़ी बात है। ये आपने बहन ने कहा कि ये चुनौतियों को अवसर में बदलने की कहानी है। हर कदम पे चुनौती आएंगी, जीवन उसी का नाम है, और उन चुनौतियों को कैसे अवसर में बदलना, ये हमने इस किताब से सीखा। बड़े सपनों की ताकत क्या होती है, वो इस किताब से हमने सीखा। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बात हमने सीखी। जब मैं बिल्डिंग के एम्पायर के बिल्डिंग पे गया, वहाँ मुझे लिखा मिला 60 ईयर्स ऑफ इंटीग्रिटी। हिंदुस्तान की किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के गेट के बाहर आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। पूरे वर्ल्ड में भी शायद किसी कॉर्पोरेट हाउस के बाहर 60 ईयर्स ऑफ इंटीग्रिटी शब्द नहीं मिलेगा। 60 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस जरूर मिलेगा, प्रोफेशनलिज्म जरूर मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा जीवन मूल्य है, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, वो नहीं लिखा मिलेगा। तो आपने लिखा है, तो ये आत्मबल की ताकत है, ये अंदर की ताकत है कि आप लिख पा रहे हो। ये कहानी है एक ऐसी जिसमें समाज को वापस क्या देना है और कैसे देना है, उसकी कहानी है। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये उसकी कहानी है। वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ये उसकी कहानी है। संबंधों की क्या काबिलियत है, क्या रोल है जीवन में, ये उसकी कहानी है। और फैसले कैसे लिए जाएं, बड़े भी हों और कड़े भी हों, ऐसे फैसले कैसे लिए जाएं, ये उसकी कहानी है। पूरी किताब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उस किताब से जो संदेश निकल के आए, मैं उनके लिए आपसे बात करने आया हूँ। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ी
इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगी। इसमें बहुत से टर्निंग पॉइंट्स हैं। बहुत सरल भाषा में एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में किताब लिखी गई है। 2 अप्रैल 1964 को, तारीख देखिए आप, 2 अप्रैल 1964 को काका की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब वो सूरत में लैंड करते हैं। 10 बाई 10 में एक सपना पलता है। उस सपनों को एक उड़ान दी जाती है। सपने तो बड़े ही होने चाहिए। ज़्यादातर तो लोग सोते हुए सपने देखते हैं, वो सोते हुए ही गायब हो जाते हैं। काका ने सपना खुली आंखों से देखा, 45 डिग्री सूरज में देखा, बिना चप्पल के देखा, और उस सपने को पूरा करने के लिए जो आग पैदा होती है, उस आग को अपने अंदर जिंदा रखा। एक ऐसा व्यक्ति जो भागवत सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए 18 घंटे काम करने को तैयार है। दिन में वो फैसला लेता है कि मुझे कथा में जाना है तो मैं दिन में कथा अटेंड करूंगा, उसके बदले का जो 8 घंटे का काम है वो शाम की सेकंड शिफ्ट में करूंगा। ये पुरुषार्थ है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण है, जो हम सब में होना चाहिए। हर कोई गोविंद काका नहीं बन जाता। पूरी डायमंड इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन कोहिनूर सिर्फ एक है, वो आपके पास है। वो कोहिनूर नहीं जो ट्रेजरी में बंद करके इंग्लैंड में रखा है काकाटिया डायनेस्टी की तरफ से। कोहिनूर वो है जो अपने जैसे हजारों कोहिनूर पैदा करता है। जब भी डायमंड इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा, सबसे पहला, सबसे चमकता और सबसे ऊपर वाला नाम गोविंद भाई ढोलकिया जी का होगा। ये मैं दावे से आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जर्नी निस्वार्थ है, कलेक्टिव स्पिरिट में काम करने की है। गोविंद भाई को अगर डिकोड करना है तो आपको 5-6 शब्द याद रखने होंगे। पहला, जी मीन्स गॉड फियरिंग, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से डर के काम करता है, जो ईश्वर को सामने साक्षी रखकर काम करता है। दूसरा, ओ, ऑप्टिमिस्टिक, जिसके जीवन में नेगेटिव शब्द नहीं है, हमेशा आशावादी। कितनी भी मुश्किल वक्त हो, कहा जाता है कि मुश्किल वक्त लीडर सख्त, और मुश्किल वक्त लीडर और सख्त। तो आपके जो डायमंड इंडस्ट्री के लीडर हैं वो बहुत सख्त हैं। जो जितने विनम्र बाहर से हैं वो अंदर से बहुत ताकतवर है। ये ताकत आत्मा की ताकत है जो उनकी स्पिरिचुअलिटी से आती है। वे का मतलब मेरे लिए है कि वो वैल्यू बेस्ड है, संस्कारों पे चलने वाले व्यक्ति। उन्होंने वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आई का मतलब मेरे लिए वो इंडियन है। आज भी उनमें भारतीय परंपरा टपकती है, झलकती है, दर्शित होती है। एन का मतलब मेरे लिए है कि नेशन फर्स्ट। वो जो भी फैसला लेते हैं कहीं ना कहीं देश को सामने रख कर लेते हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम। और डी का मतलब है डेडिकेटेड टू सोसाइटी एंड डिसाइसिव, जो निर्णायक है, निर्णय ले सकता है और समाज के प्रति समर्पित है। उस व्यक्ति को आप गोविंद काका कह सकते हैं। डायमंड में और हमारी जिंदगी में एक बड़ा कॉमन फैक्टर है। डायमंड को अगर आप देखेंगे, जब वो हम पैदा होते हैं और डायमंड भी जब निकलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो मिट्टी में दबा रहता है। लेकिन जैसे जैसे इस पर प्रोसेस ऐड होता रहता है, जैसे जैसे हमारे जीवन में नंबर ऐड होते जाते हैं, हमारी वैल्यू बढ़ने लगती है। डायमंड और कोल में एक ही फ़र्क है। जो लोग चाहते हैं कि वो प्रेशर ना आए तो वो कोयला बन के निकलते हैं। जो चाहते हैं मुझ पर प्रेशर आए, आग में तपे, वो डायमंड बन के निकलते हैं। तो जीवन को अगर समझना है तो डायमंड वर्ड को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि डायमंड एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। ये कोई मटेरियलिस्टिक वस्तु नहीं है। वो 4-5 हज़ार डिग्री सेल्सियस, 200-500 किलोमीटर ज़मीन के नीचे, अनलिमिटेड मिलियन टन का प्रेशर, उसमें जो प्रोडक्ट निकलता है उसको डायमंड कहते हैं। जो ऊपर है, बिना प्रेशर के है, हवा जहाँ जा रही है, वो काले रंग का कोयला होता है जिसको जला दिया जाता है। उसी तरह जीवन है। जिसने जीवन को तपा है वही आदर्श और महान कहलाने लायक है। एक बड़ी अच्छी बात इस किताब में मैंने पढ़ी, वो श्लोक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। नदी वेगेन शुद्ध्यति, यानी कि नदी जब बहती रहती है, प्रवाह में रहती है, तभी शुद्ध रहती है। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं रुकती है। तो काका ने जो मैसेज दिया है अपनी लाइफ में, रुके नहीं, वो कभी ब्रेक नहीं है। पूरी किताब में आप पढ़ेंगे, एक भी स्टेज पे ब्रेक नहीं है, चाहे नुकसान हो, ऐसा नहीं है। आज हमें उनकी चमक दिखाई देती है। अच्छा, SRK एम्पायर की बिल्डिंग की चमक सबको दिखती है, लेकिन उसके पीछे की जो हजारों काली रातें वो शायद कोई नहीं जानता। उसी प्रकार से जो आज आउटपुट हमको दिखता है, उसका इनपुट हमको पता करना होगा, उसके लिए किताब पढ़नी होगी। लाइफ में किस प्रकार से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है,
उसको कैसे हासिल करना है उसकी मैं 2-3 आपको कहानियाँ दूंगा। एक छोटा सा कहावत है कि अपनी मंजिल पर पहुंचना भी और खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। लेकिन गोविंद काका की ज़िंदगी में बड़े होकर भी बड़े रहना कैसे बनना है वो उनसे सीख सकते हैं। उनके अंदर एक क्वालिटी इस पूरे प्रोसेस में है। ऑटोबायोग्राफी लिखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वो लिखते वक्त आपको खुद से ईमानदार होना होता है, क्योंकि वो कहानी सिर्फ आप जानते हैं, उसके साक्षी आप हैं, उसके विटनेस आप हैं और कोई नहीं। और ऑटोबायोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको जीवन बदलना है तो सिर्फ ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। ये महज 340 पेजों की एक गाथा नहीं है, ये 75 सालों के संघर्ष की एक बयानगी है, जिसमें सक्सेस भी है, फेलियर भी है, टॉप भी है, बॉटम भी है, सिक्योरिटी, फेम भी है और अनसर्टेनिटी भी है। तो ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का जो लाभ है वो हमें इसलिए मिलता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बार बार जीने की कला में प्रवेश कर जाते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ही लग रहा था शायद मैं ही गोविंद भाई ढोलकिया हूँ और मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा। हर पेज पे मुझे लगता था कि अगर मैं इस स्थिति में होता तो मैं क्या फैसला लेता। छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कैसे फैसले लिए जाते हैं। गोविंद भाई 3 पार्टनर थे, उनके एक पार्टनर की असामयिक मृत्यु हो जाती है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों नाबालिग हैं। अब समाज चाहता है कि आप समाज के कायदों को पालन करें। निश्चित है समाज में हम हिस्सा हैं। समाज कहता है कि उनकी जो विधवा है उनको आप उनका हिस्से का 1/3 हिस्सा दे दें, एक नेचुरल रूल है। आपके 2 पार्टनर ने भी यही सोचा, 2/3 रख के 1/3 दे देते हैं। व्यक्ति का चरित्र कैसे पता चलता है? जब वो उनकी पत्नी के पास गए और उन्होंने कहा कि 1/3 हिस्सा आपका है, आप इसको ले लीजिए, क्योंकि ये अनसर्टेन बिजनेस है, इसमें अस्थिरता है, कल शायद क्या हो और आप कहें कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, कोई भी परिस्थिति आए हम जवाब ना दे पाएँ, आज हम जवाब देने की स्थिति में आप लीजिए। तो वो महिला कहती है कि जब विरजी भाई गए थे उन्होंने कहा था कि ये 2 भगवान के रूप हैं, इनको कभी परेशान मत करना और ये जो करें वो तुम्हारे हित में होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये व्यक्ति की महानता है। अब बॉल हमारे कोर्ट में आ जाती है। अब हम क्या करें? हम तो ऑफर करने गए थे, उन्होंने वापस ही हमको रिटर्न कर दिया। यहाँ व्यक्ति का कैरेक्टर बाहर आता है। आप जिम्मेदारी लेते हैं जब तक कि आपके बच्चे इस इंडस्ट्री में अपनी बिजनेस को संभालने लायक नहीं होते। उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर, उनकी ग्रूमिंग आप जिम्मेदारी लेते हैं और तब तक आपको 33% का हिस्सा दिया जाता है। और जब ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, से सबल हो जाते हैं, दोनों को 17% का हिस्सा दिया कर उनको उनके पैरों पर खड़ा होकर स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया जाता है। इसे कहते हैं मूल्य और कैरेक्टर। ये साधारण बात नहीं है। हम में से कितने लोग कर पाएंगे? आप अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखिएगा। बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जो अपने बड़ापन के बारे में बताए। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो अपने से छोटे व्यक्ति को बड़ा महसूस कराए। मैं आज गया था, सर से मिला गोविंद भाई जी के। जब मैं अंदर गया तो मैं भोजन के हॉल में गया, वहाँ लिखा हुआ था, ए फैमिली विच ईट टुगेदर स्टेज टुगेदर। बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन यही तो हमारा संस्कार है। कुटुंब का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाए, सब लोगों ने एक साथ आनंद लिया। कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक रूप से संबंध तो डेवलप कर सकता है, लेकिन परिवार बनाना एक साधारण बात नहीं है। वो भी ऐसा परिवार जिसमें 7,000 से ज़्यादा फैमिलीज हों। 7,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 21,000 नई समस्याएं हों। उनके भी हर साल 3 गुनी 63,000 नई प्रॉब्लम्स आने वाली हों। उन चुनौतियों को परिवार के तौर पर एक्सेप्ट करना ही एक मजबूत, आदर्श और चरित्रवान व्यक्ति की कला है। इसी जीवन कला को माई लाइफ इज माई मैसेज के माध्यम से गोविंद काका ने जिया है। एक जगह उन्होंने लिखा, बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी, मैंने उसको कोट किया है कि हीरे हमेशा चमकते हैं, लेकिन आपका आचार विचार, आई रिपीट, आचार विचार और नैतिकता उससे भी ज़्यादा चमकदार होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस लाइन को बोलने के बाद आचार, विचार और नैतिकता,
आपकी उससे भी ज़्यादा चमकदार होनी चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, जीवन के दो आधार। गोविंद भाई की ज़िंदगी में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सादा जीवन उच्च विचार, ये दो ही आधार हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब आप बहुत तेज़ी से एक्सपेंड किए तो आप विदेशी दौरे में गए, वहाँ पे यूएस में आपने कुछ पसंद किया, इसमें बुक में रेफरेंस भी है, तो अच्छा लगा तो पसंद कर लिया, साथ में मैम भी थी। तो जब उन्होंने उसका प्राइस टैग देखा तो मल्टीप्लाई बाई 100 वो 3 लाख रुपए का पड़ा। उन्होंने उसको देखा, 2 मिनट वेट किया। किताब में गोविंद काका ने लिखा कि मुझे वो 2 रुपये की पैंट और 1 रुपये की शर्ट याद आ गई। तो मैंने कहा बड़ा होके बड़ा होना भी इतना आसान नहीं है। आपने उसको वापस रखा और बैक टू रूट्स, बैक टू बेसिक्स। उसका कारण है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ले लीजिए आप, जो 40, 50, 100 घंटे फ्लाई कर सकता हो, उड़ान कितनी भी ऊंची हो, उसको लैंड जमीन पे ही करना है। जहाज कितना भी मजबूत हो, उसको आना जमीन पे है। इंसान कितना भी बड़ा हो, उसके पैर जमीन पे ही होने चाहिए। अगर आपको 1000 मंजिल की या 100 मंजिल की बुर्ज खलीफा क्रिएट करनी है, वो 10 फीट की बुनियाद पे नहीं खड़ी हो सकती। उसकी बुनियाद कम से कम 100 फीट चाहिए, तब 1000 मंजिल खड़ी होंगी। यही जीवन है। अगर आपको बड़ा जीवन चाहिए जिसके बारे में चर्चा हो, जो लोगों के लिए प्रेरणा बने, तो आपको उन बड़े सिद्धांतों को न केवल जीना होगा, उन जीते हुए लोगों के बीच उसको स्थापित करना होगा। वो काम गोविंद काका ने समय समय पर किया है। सपने बड़े खूबसूरत होते हैं, हसीन होते हैं, और सपनों की अपनी एक काबिलियत होती है, ताकत होती है। लेकिन उन सपनों को पूरा करने की जो कैपेसिटी है वो सब में नहीं होती। जब आप चलना शुरू करते हैं, जब पहला हवा का झोंका आता है, आप गिर जाते हैं और दोबारा उठने से मना कर देते हैं। लेकिन गोविंद काका उन लोगों में से हैं जिन्होंने बिजनेस के इस प्रोसेस में, लाइफ के इस प्रोसेस में, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कब गिरे, महत्वपूर्ण ये है कि क्या आपने उठने से मना कर दिया। आप गिर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गिरकर खड़े होना, बार बार खड़े होना और उसी ताकत के साथ खड़ा होना। आपका जब पहला बिजनेस चला तो उसमें आपके पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, आप बैंकरप्सी की तरफ चले गए, 4 महीने से आपने सैलरी नहीं दिया। आपने क्या किया? आपके पास ऑप्शन थे, आप फैक्ट्री बंद करके उसको सेल आउट करके आप एग्जिट कर सकते थे, लेकिन आपने उधार लिया, उन सबको पैसा वापस किया और दोबारा से बिजनेस को रिवाइव किया, और बाकी उसके बाद एक लंबी कहानी है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप सपने देखते हैं, सपने बहुत खुली आंखों से और शांति के साथ देखें, क्योंकि वो आपके जो थॉट्स हैं, योर थॉट्स बिकम योर एक्शंस। कलाम साहब कहते थे, ड्रीम्स आर समथिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। उनको पूरा करने का ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके बीच मालूम है क्या फ़र्क है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमिटमेंट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेडिकेशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क, थोड़ा एक्स्ट्रा, एंड यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दिस a bit of extra can change your life. This is what this book is all about. इस किताब में गोविंद काका ने समाज के हर व्यक्ति से हर क्षेत्र में जाके थोड़ा एक्स्ट्रा किया, और थोड़ा करते हुए वो एक लंबी दूरी तय कर गए। चुनौतियों को तो अवसर में बदला ही बदला। एक बार उनके मन में आती है कि हम साधु बन जाते हैं, जीवन थोड़ा मिथ्या है, हो जाता है, मिथ्या भाव सबको आ जाता है। तो उनके जीवन में 2 चीज़ों का बड़ा महत्व है। बचपन में इन्होंने गीता पकड़ी, 16 साल होते होते 700 श्लोक उन्होंने गुजराती में याद कर लिए, और उस श्रीमद् भगवद गीता ने उनको कर्म योगी बनाया। बहुत कम लोग हिंदुस्तान के इतिहास में हैं जो कर्म योगी कहलाने के लिए अपनी योग्यता रखते हैं। एक ऐसे कर्मयोगी चाणक्य थे। जब भारत पे आक्रमण किया सिकंदर ने, तो चंद्रगुप्त को उन्होंने तैयार करने का प्रोसेस किया। वो धनानंद के पास पहले गए कि देश पर आक्रमण है, देश की सीमाएं खतरे में, आप कुछ करते क्यों नहीं। चाणक्य उसके दरबार में गए, उनका अपमान हुआ, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि शिक्षक साधारण नहीं होता, उसके गर्भ में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं।
गोविंद भाई कोलकिया भी एक शिक्षक हैं, समाज के शिक्षक हैं, जो समाज को अपने जीवन से आईना दिखाने की काबिलियत रखते हैं। वो किसी को कुछ कहते नहीं हैं, खुद करके दिखाते हैं। तो लीडरशिप का जो पहला रूल है, लीड बाय एग्जाम्पल। उन्होंने अपने एग्जाम्पल से हर फील्ड चीज़ को करके दिखाया। जब कोई सफाई करने को तैयार नहीं है, वो झाड़ू लेके खुद चल दिए। जब हॉस्पिटल की कमी है तो हॉस्पिटल बनाने के लिए खुद चल दिए। जब सामूहिक विवाह की बात होती है, लड़कियों के लिए कोई बात नहीं करता तो खुद चल दिए। वो चलते गए, कारवा बनता गया और समाज जुड़ता गया। सामूहिकता का ये जो भाव है, समाज के लिए जो शिक्षक बनने की जो प्रेरणा है, ये अद्भुत है। दूसरा सिद्धांत जो गांधी जी कहा करते थे, गांधी जी की किताब को उन्होंने कई बार पढ़ा है, इस किताब में भी जिक्र है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। वो कोई किताब नहीं है, उन्होंने, गांधी जी ने उसमें अपने अनुभव लिखे हैं। मैंने ऐसा किया, ऐसा हुआ। बहुत साधारण किताब है, बहुत पावरफुल किताब है, क्योंकि जो साधारण है वही पावरफुल है। साधारण होना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 1 घंटा बोलना बहुत आसान है, मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूँ। कोई मुझे बोले कि 2 मिनट में अपनी बात रखनी, वो बहुत मुश्किल है। अपने आप को क्लटर से बाहर लाते हुए फोकस करना, 2 मिनट में अपनी बात रखना सबसे मुश्किल काम है। इतनी ज़्यादा अवस्थाओं के बीच साधारण होना बहुत मुश्किल बात है। तो जो साधारण जिंदगी को उन्होंने जिया, और गांधी जी की इस बात को जब उन्होंने अपने जीवन में ढाला, ये अपने आप में एक सीखने वाली बात है। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो बार बार मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि क्यों ना इस किताब के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उनके बारे में एक इंडिपेंडेंट इसका पोस्टमार्टम किया जाए। गोविंद काका की जगह अपने रख के क्यों देखा जाए, समाज के तौर पे क्यों ना देखा जाए, इसको बोलते हैं समीक्षा की जाए निष्पक्ष रूप से। ये तो उनकी कहानी है, मेरी कहानी क्या है, मुझे क्या समझ में आया। तो उस किताब को पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं इसको करूं, लेकिन जब मैं उस किताब को पढ़ने लगा तो एक चीज़ बहुत बारीकी से आप पढ़ेंगे, हर किताब का हर चैप्टर, या तो श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, स्मृति, मनुस्मृति, उनके जो स्वर्णिम शब्द हैं उनसे शुरू होता है। जैसे ही आप मटेरियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को इवेलुएट करने लगते हैं, वो चैप्टर आपको वापस स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। इस किताब की ये खूबसूरती है। आपको यह किताब किसी भी स्टेज में मटेरियलिस्टिक दुनिया में एक सक्सेस स्टोरी होने के साथ और बावजूद दोनों वर्ड के, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बार बार लेके जाएगी। ये इस किताब की सक्सेस है। दूसरा, जो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में इसको लिखा गया है, उसमें इतने अच्छे श्लोक्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप में एक इंटरनल एनलाइटमेंट फील होगा, अंदर से एक जागृति आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से गांधी जी ने अपने जीवन को लोगों के सामने, जब वो पहली बार देश में आए थे 1916 में, लगभग 50 साल के आसपास की उम्र थी, 47-48। उनके गुरुजी थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। वो उनके पास गए, उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, ध्यान से समझिएगा, कि पहले 1 साल मुंह बंद रखना है। दूसरा, पूरा देश नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट घूम के आओ, देख के आओ, लोगों की समस्याएं समझ के आओ, लोगों से मिलो। जब हिंदुस्तान को समझ लो तब आप आके बात करना, तब आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। तो गांधी जी यात्रा पे निकल गए। एक ऐसी यात्रा उन्होंने देश की आज़ादी के लिए दांडी की भी की। मैंने अपने करियर में शायद कभी नहीं पढ़ा कि गांधी जी के बाद किसी और व्यक्ति ने ऐसी यात्रा की जो गोविंद काका ने की। उन्होंने उसी कदम से, उसी रास्ते को, दांडी यात्रा को कवर किया। ये क्या दिखाता है? मूल्यों के प्रति समर्पण। हमने बहुतों ने किताबें पढ़ी है, लेकिन कितने लोगों ने सोचा कि एक बार गांधी को जीते हैं उस तरीके से। जब आप किसी व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के जीने लगते हैं तो तब आपके अंदर वो संस्कार आते हैं। कहने से नहीं आते हैं या मेरे लेक्चर देने से नहीं आएंगे, आपको उन मूल्यों को जीना होगा। वो उस यात्रा के साथ उन्होंने जहाँ जहाँ उस पड़ाव को जिया, वो धीरे धीरे आप उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। आप व्यक्ति को मत देखिए, गोविंद भाई ढोलकिया को मत देखिए, गोविंद भाई ढोलकिया के बनने के प्रोसेस को देखिए। आप उन कदमों को पकड़िए,
उन कदमों में जो कदम आपको अच्छे लगते हैं उस एक कदम को पकड़ लीजिए, तो उस एक कदम से आपके अंदर एक ऐसा संस्कार आएगा जो समाज के 1% लोगों में आपको लाके खड़ा कर देगा। किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, आपसे भी नहीं, लेकिन आपकी जर्नी को समझने की जरूरत है। उसमें एक हिस्सा आपका भी है, एक भाग आपका भी है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। वन बुक कैन चेंज योर लाइफ। श्रीमद् भगवद गीता हैज चेंज गोविंद भाई ढोलकिया's लाइफ। वेयर इज योर बुक? हैव यू पिक्ड इट? आपने चुनी अपनी किताब? कितने लोगों ने अपने जीवन में किताब चुनी है? प्लीज हाथ उठाइए। बहुत खूबसूरत। उस किताब को जीना है, उसके मर्म को, उसके इमोशंस को फील करना है, तभी आप गोविंद भाई ढोलकिया की तरह समाज के उस पायदान पर पहुंच पाएंगे जहां आप अपने जीवन से संदेश देंगे, अपनी बातों से नहीं। इस चीज़ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बचपन में खेल रहे थे, माँ को चोट लगी, बड़ा गिल्ट फीस हुआ उनको बचपन से। उस पर एक बड़ा अच्छा जजमेंट है। उनकी माँ कहती है कि तुमने जानबूझ के नहीं मारा है, तो इसलिए तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, आपको कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए, कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। अब अपने जीवन में लेके आइए। आप बिजनेस करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। एरर ऑफ जजमेंट एंड एरर ऑफ इंटेंट, इस फासले को जिस दिन आप पकड़ लेंगे, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। जब आप ये पकड़ पाएंगे कि इस व्यक्ति ने ये इंटेंट के साथ किया है, इंटेंशन या मोटिव के साथ किया है, या जजमेंट की कमी से किया है, तब आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। और वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ही एक अच्छे लीडर का निर्माण करती है। 3 शब्द आप याद रखिएगा जो उस किताब को मैं समझ पाया मोटा मोटा सा। फर्स्ट इज फैमिली, सेकेंड इज फ्रेंड्स एंड थर्ड इज फर्म। इन 3 शब्दों के बीच का जो बैलेंस है उसका नाम है गोविंद भाई ढोलकिया। हम सब एक ही बैलेंस को, तराजू को पकड़ते हैं, दूसरी ऊपर चली जाती है, उसको पकड़ते हैं, इधर वाली ऊपर चली जाती है। लेकिन गोविंद भाई ढोलकिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फैमिली, फ्रेंड्स और फर्म तीनों के बीच में बैलेंस मेंटेन किया है। आपकी कंपनी का पार्टीशन प्लान बनता है, सुरेश भाई यहाँ बैठे हैं, एसआर के कौन लेगा ये तय होता है, तो होड़ ये नहीं मचती कि एसआर के ब्रांड कौन रखेगा। होड़ इस बात की बत्ती है कि एसआर के ब्रांड देने के लिए एक दूसरे में है कि आप रखो, आप रखो, और अंत में फैसला ये होता है कि एसआर के गोविंद भाई ढोलकिया को दी जाती है उनके योगदान के कारण और सम्मान के कारण। लेकिन जो नई कंपनी आती है उसमें भी गोविंद भाई ढोलकिया ही होते हैं। उसका नाम भार्गवी है, एम आई राइट? उसमें भार्गवी, विजय भाई भी है, गोविंद भाई है, भगवान भाई है, तीनों एक साथ हैं। ये व्यक्तियों के जो फ्रेंड्स की जो कहानी मैंने बताई, अगर उनमें भेद होता, उनमें गैप होता, उनके रिलेशनशिप में कहीं गैप्स रहे होते, तो ऐसा नहीं होता। तीसरी बात है पैशन, परफॉर्मेंस एंड पर्पस। जिंदगी में गोल बहुत लोगों के पास होते हैं, लक्ष्य बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ बहुत कम लोगों के पास होता है। पर्पस ऑफ लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है कि ज़िंदगी क्या है, आज गाड़ी लेनी, घर लेना है, बिजनेस खड़ा करना, ये गोल हैं छोटे छोटे। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ है कि आप समाज को क्या दे पाए। ये ट्वीट, ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम, इनकी शेल्फ लाइफ 3 सेकेंड है। 3 सेकेंड बाद आप ही भूल जाएंगे कौन सा ट्वीट देखा था, कौन सी इंस्टा रील देखी थी। लेकिन अपने काम से जो हॉस्पिटल आज खड़ा है वो सैकड़ों साल चलेगा, उसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 100 साल होगी। ये जो बिजनेस है कम से कम 500 साल होगा। लेकिन ये जो अमृत का ज्ञान है जो किताब के माध्यम से आए, कम से कम 2000 साल रहेगा। इसलिए आप याद रखिए, जब तक आप खुद को लिखने और लिखवाने की कैपेसिटी में नहीं आ जाते, आपने समाज को अपना पूरा योगदान नहीं दिया है। जब तक आपके ऊपर लिखने की बात नहीं आती, आप समाज के हाशिए पे हैं, आपका योगदान अभी पूरा नहीं है। मैं बाहर गया था तो गेट पे लिखा होता प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। ये बड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। आपने पर्पस ऑफ लाइफ तो ढूंढ लिया कि बड़ा क्या करना है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको लगातार दिन रात परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको अपने टारगेट्स मीट करने पड़ेंगे। आप एक भी दिन उसमें ब्रेक नहीं ले सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट पैशन, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। बिना जुनून कुछ नहीं होता।
मैं पूछना चाहूँगा, दुनिया में, हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सबसे ऊंची चीज़ कौन सी है? एनीबडी? हाईएस्ट फीचर? माउंट एवरेस्ट। एनीबडी एल्स? एक और है, वो आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे खड़ा है वो 6 फीट ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। उससे भी बड़ी एक चीज और है, विल पावर ऑफ दैट मैन, जो उसको वहां तक लेके गई है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसका डिटर्मिनेशन, उसकी विल पावर, उसका कमिटमेंट, वो उससे भी बड़ा है, उससे भी ऊंचा है। हम नहीं जानते हमारे अंदर कितनी काबिलियत है। हम अपने आप को कमज़ोर मान के, जुनून के बगैर रूटीन प्रोसेस में आ जाते हैं, तो हमारा पैशन, परफॉर्मेंस और पर्पस तीनों जिंदगी की दौड़ में कहीं गुम हो जाता है। गोविंद भाई ढोलकिया आज जहाँ हैं, उन्होंने तीनों चीज़ों को जिंदा रखा है, फ्रेंड्स, फर्म और फैमिली। और इधर पर्पज, पैशन एंड परफॉर्मेंस, लगातार रिजल्ट दिया। उन्होंने जो इंडस्ट्री के बेंचमार्क सेट किए हैं बड़े डायमंड में, वो कोई नहीं कर पाया। पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई नहीं कर पाया। इन सब चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में समझना होगा कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, आपको उसका बेस्ट बनना है। आप किताब पढ़ते हैं हर रोज़, शायद यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते ही होंगे। मुझे नहीं मालूम आप कितने पेज पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं। आप सब लेखक हैं, आप सब एक किताब लिख रहे हैं, उस किताब का नाम है आपकी ज़िंदगी। आपने कभी महसूस किया कि जब आप नहीं होंगे, आपके बारे में कोई लिखेगा, बात करेगा, या इतिहास के उन पन्नों पे आप चले जाएंगे और एक हाशिए पर चले जाएंगे कि शायद कोई था? मैं आपको दावे के साथ देता हूँ, हमारी पीढ़ी लगभग 3 पीढ़ियों को याद है। हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ एक ही पीढ़ी को याद रखेगी, और उससे आने वाली पीढ़ी अपनी पीढ़ी को भी याद नहीं रखेगी। क्योंकि शेल्फ लाइफ जो कुछ घंटों और दिन की होती थी, वो 3 सेकंड पे आ गई है। आप भूल जाइए जो आज युवा हैं कि उनकी पीढ़ी उनको याद रखेगी। तो इस दुनिया में आप आए थे, आपका क्या योगदान है ये आपको तय करना। यू आर ए ऑथर ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, एंड यू हैव टू राइट विद योर एक्सपीरियंस, कंट्रीब्यूशन एंड कमिटमेंट टू दिस सोसाइटी। 2 ही पैरामीटर हैं इसमें। एक बड़ा अच्छा, बहुत लोगों से काका मिले, एक बड़ा अच्छा संदर्भ दिया है रतन टाटा जी का। उनका रतन टाटा के साथ जो इंटरेक्शन है, बहुत लोगों के साथ है, वर्गीज कुरियन जी के साथ है, कलाम साहब के साथ है, अलग अलग विषयों पे है। पर मुझे रतन टाटा जी का संदर्भ बहुत अच्छा लगा। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या अच्छा लगा, तो रतन टाटा एक बहुत बड़ा नाम थे, आदर्श कैटेगरी में लोग आते हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा है। उनका ये कहना था कि गोविंद भाई, मेरे पास विरासत थी, आई हैड ए लीगेसी, यू स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। आपने जीरो से शुरू किया, मेरे पास बड़ी विरासत थी, तो आपकी सक्सेस मेरे से बड़ी है। तो मुझे लगता है कि रतन टाटा जैसा आदमी जब ये बात कहता है, तो आप जिंदगी के उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। अब मैंने क्या सीखा? सवाल ये नहीं कि आप कहाँ पहुँचे, सवाल ये नहीं आप कहाँ पहुँचे, सवाल ये आपने शुरू कहाँ से किया था। वो समय आज है, अभी से आप शुरू करके उन लक्ष्यों को आप हासिल कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा संदर्भ है कि बिजनेस कैसे किया जाए। जगह जगह इसमें आपको चुनौतियां मिलती हैं कि जीवन को, बिजनेस को कैसे किया जाए। एक बड़ा अच्छा लाइन मुझे मिला, ट्रीट पीपल एज इफ दे आर योर फैमिली। आपको अपने स्टाफ को ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे वो आपका परिवार का सदस्य है। मैं अभी याग्निक जी के साथ एक फैक्ट्री विजिट करने गया था कि कैसे काम होता है। आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन, बट मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये इंडस्ट्री कैसी है, कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस किताब को मैंने पढ़ा, उसके ख्याली पुलाव के बजाय मैं ज़मीन पे जाके उसको टेस्ट करूँ। मैंने अपना प्रैक्टिकल लेबोरेटरी टेस्ट एक फैक्ट्री में भी किया। अभी हम लोग आए तो जो व्यक्ति मेरे साथ था, मैंने इससे पूछा कितने साल से हो, तो उसने बोला 15 साल। दूसरे से पूछा 20 साल, 22 साल। तो एवरेज जो था 15 से 20 साल के एम्प्लॉइज से मैं मिला। तो मैंने कहा 15-20 साल से एक ही जगह आप स्टेगनेंट हो। आप समझिए, जो मैंने बात की कि नदी का पानी जब तक बहेगा वो शुद्ध रहेगा, तो वो थ्योरी मैंने जब इसमें पढ़ी थी तो आया कि एक ही जगह हो। बोले नहीं सर। मैंने कहा फिर कहीं और क्यों नहीं जाते? उनका जवाब क्या था मालूम है?
हमें और कहीं जाना ही नहीं है। ये तभी हो सकता है जब वो आपका सगा हो या आपका परिवार का सदस्य हो। परिवार के सदस्य घूम फिर के आते वापस घर ही हैं। तो ये व्यक्ति का कहना कि मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, यही मेरी फैमिली है, इट शोज कि पूरे परिवार का जो वैल्यू सिस्टम है वो क्या है। कि कंपनी का चेयरमैन यहाँ के गार्ड, चपरासी और सफाई वाले से भी पूछ लेता है कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जो फासला है जो इसको कम कर पाता है वही इस पायदान में ऊपर बैठ पाता है। ये एक सीख थी जो मैंने इससे ली। एक और एग्जाम्पल जब इसमें आता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे। सोशल इम्पैक्ट। आज आपके शहर में जो सिक्योरिटी नेटवर्क है वो एक कम्युनिटी एफर्ट है जिसमें गोविंद काका ने एक बड़ा रोल प्ले किया। आपका शहर बहुत साफ़ है, जो सबसे गंदे शहरों में से एक था, आज देश के सबसे साफ शहरों में पहली पंक्ति में खड़ा है। आपकी इंडस्ट्री जो 200-250 लोगों की थी आज 1 मिलियन लोगों की है और दुनिया में इसको कोई रेप्लिकेट करने को तैयार नहीं है। आपका 90% ट्रेड कमिटमेंट से हो जाता है, कोई ईमेल और लेटर और सेल डीड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने पूछा कि इतना हाईवे ट्रेड, इतनी वॉल्यूम का जो प्रेशियस आप बिजनेस कर रहे हैं कैसे होता है? आज तक कोई कंप्लेन ही नहीं। ये दिखाता है कि जब आपके कैरेक्टर में मजबूती होती है तभी आपके परफॉर्मेंस में डिलीवरी आती है। आपका पर्सनल इम्पैक्ट को आप देखिए कि जब आप उनसे मिलते हैं तो आप खुद महसूस करते हैं कि उनके अंदर एक दिव्यता है, प्योरिटी ऑफ सोल। उसको आप फेक नहीं कर सकते, उसको आप बनावटी रूप से लोगों के बीच नहीं ले जा सकते। वो जो प्योरिटी ऑफ सोल है वो अपने आप उनके व्यवहार, शब्दों। पुणे में हमने उनका एक कार्यक्रम रखा था कुछ दिन पहले। मैंने अपने पूरे करियर में ये किताब मैंने दोबारा से आने से पहले कल रात फिर पढ़ी है, पूरी रात। देख लेते हैं एक बार। आई कैन फिनिश ए बुक इन ए डे ऑन एन एवरेज 300 पेजेस। लेकिन जब मैं इस किताब को पढ़ते पढ़ते जो कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि जब आप इसको पूरा मिलेंगे, उनसे पढ़ेंगे, तो मैं क्या सवाल पूछूंगा उनसे। तो जब मैंने उनसे कुछ सवाल रखे और उन सवालों को जब मैंने वहाँ रिलेट किया, जब मैं उनको पुणे में बातचीत कर रहा था, मैंने अपने जीवन में आज तक गोविंद काका के अलावा ना किसी का इंटरव्यू लिया है, ना किसी के साथ बुक डिस्कशन किया है, ना डिस्कोर्स किया है। वो पहले और आखिरी व्यक्ति हैं, शायद आबाद का मुझे नहीं मालूम, जिनकी किताब को, क्योंकि जिस किताब को मैं पढ़ने लगा, जिस धारा प्रवाह में मैं पढ़ा, उसमें मुझे ईमानदारी नज़र आई। हम हर किताब को पढ़ते हैं, उसमें 10, 5, 20% मसाला ज़रूर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कुछ पक्ष को छिपाता है और कुछ पक्ष को उभार के थोड़ा बढ़ा के आगे प्रेजेंट करता है। किताब एक फ्लो में आप वही पढ़ सकते हैं जिसमें प्योरिटी होती है। तो इस किताब को पढ़ते वक्त आपको उस प्योरिटी का एहसास होगा कि आप किसी भी लेवल पे ये व्यक्ति अपनी बात को एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश नहीं किया है। शायद एसआर के ग्रुप दुनिया का पहला ऐसा कॉरपोरेट हाउस है जिसमें नो एडिक्शन पॉलिसी फॉलो होती है। मैंने ढूंढने की गूगल पे बहुत कोशिश की कि मुझे कोई ऐसा संस्थान मिले जहाँ नो एडिक्शन पॉलिसी हो। आपके यहाँ ज़ीरो एडिक्शन प्रोग्राम है, शायद पूरी दुनिया में हो तो कोई मुझे ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ एन आउटस्टैंडिंग थिंग, बिकॉज समाज को जब आप अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, अच्छा जीवन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ अच्छे नागरिक पैदा होंगे। जो पिताजी खुद गलत हैबिट्स में नहीं है, उसका बच्चा तभी होगा जब वो खुद नहीं करेगा। तो इनडायरेक्टली आप उन 20,000 फैमिलीज़ के माध्यम से एक ऐसे समाज के ऐसे नागरिक तैयार कर रहे हैं जो जिम्मेदार नागरिक होंगे, जिनकी आने वाली पीढ़ियाँ जिम्मेदार होगी, और यही बदलाव की शुरुआत होती है। मैं बात कर रहा था कि आप जो हमारे नेवी चीफ हैं उनका फ़ोन आया, उन्होंने काका से बात की, फिर मैंने म्यूज़ियम में फ़ोटो भी देखे, शिप पे भी आप गए। शिप के बारे में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि शिप इज़ सेफेस्ट ऑन द शोर। वो किनारे पे बहुत सुरक्षित रहता है, बट दिस इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ मेड फॉर। जहाज किनारे पे सुरक्षित तो है, लेकिन जहाज किनारों के लिए नहीं बना, लहरों के लिए बना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोविंद भाई ढोलकी की जीवन में हर कदम पे प्रयास है।
100% प्रयास है, इसीलिए 100% सक्सेस है। अगर आप 1% प्रयास कम करेंगे तो सक्सेस 10% कम हो जाएगी। आप 10% एफर्ट कम करेंगे तो सक्सेस 99% कम हो जाएगी। ओनली 1% प्रोबेबिलिटी है कि 10% एफर्ट कम करने से आपकी 1% सक्सेस। तो ये जो ग्राफ है लाइफ का, इसको समझने की कोशिश करिए। आपको जब भी करना है 100% कमिटमेंट से काम करना है। ये इस किताब से मैंने सीखा। बार बार आपके गुरुजी हैं, उनका बड़ा इम्पैक्ट है आपके ऊपर। आप साधु बनने चले गए तो गुरुजी ने कहा कि तुम तो पहले से साधु हो, रेफरेंस है बुक में आपको। बोले नहीं, मुझे बिल्कुल एक अलग तरह का लाइफ जीना है जिसमें जीवन में कोई मिथ्या भावना हो और स्पिरिचुअलिटी को हो। तो आपको बड़ा अच्छा एक संदेश मिला कि आप पहले से साधु हो, गृहस्थ में जाओ और समाज के बीच जाकर अपने जैसे लोग पैदा करो जिनमें इस तरह का भाव हो, तो समाज अपने आप बदलेगा। तो डोंगरे जी महाराज के उस इम्पैक्ट से, इन चीज़ों से जब वो वापस आए, आज भी उनका इम्पैक्ट उनके पास ऊपर है, तो वहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि जब आपने किसी को गुरु बनाया तो पूरे मनोयोग से बनाया, उनके प्रति समर्पण से बनाया। गीता जब आप पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है इसमें विषाद योग का, कि अर्जुन की क्या स्थिति है। अर्जुन बहुत कुशल योद्धा है और बहुत टॉप क्लास जो गुरुजी थे द्रोण, उनके शिष्य थे। तो जितना टॉप क्लास गुरु था उतना ही टॉप क्लास चेला भी निकला। बट प्रॉब्लम आई एक बाद में, गुरु अच्छा होगा तो शिष्य भी अच्छा होगा, लेकिन अगर शिष्य अच्छा होगा तो गुरु महान हो जाएगा। ये कहानी आप विवेकानंद से सीख सकते हैं। विवेकानंद के कारण ही रामकृष्ण परमहंस की पहचान हुई, ये आप समझिए। अर्जुन के विषाद योग से बाहर आने की कहानी ही श्रीमद् भगवत गीता है। अगर अर्जुन वहाँ नहीं होते या दुर्योधन होते तो शायद आज श्रीमद् भगवत गीता नहीं होती। अच्छा गुरु और अच्छा शिष्य एक पैरेलल रेसिप्रोकल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अगर उनके पास डोंगरे जी महाराज जैसे गुरु हैं तो निश्चित रूप से समाज के पास, उनके पास एक गोविंद भाई ढोलक से जैसा एक आदर्श शिष्य भी है, जिन्होंने उनके मूल्यों को जीवन में जिया। यही श्रीमद् भगवत गीता है। जब द्रोण फेल हुए तो नए गुरु आए, भगवान श्री कृष्ण। गीता एक कर्मियों का संदेश देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बार 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 आप देखेंगे, गोविंद भाई ढोलकिया ने अपनी किताब में कितनी बार लिखा है कि तुम भगवान को साक्षी मानकर अपना काम करो, भगवान को साक्षी मानकर काम करो। इस तरह की सफलताएं केवल पुरुषार्थ से नहीं मिलती, दिव्यता से मिलती हैं। पुरुषार्थ आप सब भी करते हैं, लेकिन दिव्यता सबके पास नहीं है, वो डिविनिटी सबके पास नहीं है, वो प्योरिटी सबके पास नहीं है, वो कमिटमेंट सबके पास नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी सबके पास नहीं है। जब ये सब आते हैं तब आपका जो एफर्ट है, जो कमिटमेंट है, वो रिजल्ट देता है उस स्केल पे जिस स्केल पे आज एसआर की ग्रुप है। बीच में बात आती है कि हमारी टेक्नोलॉजी फैक्ट्री चल रही है, कि टेक्नोलॉजी चोरी हो रहे हैं, आइडियाज़ बाहर जा रहे हैं, डिज़ाइंस बाहर जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? सब कुछ चौक कर दीजिए, कैमरे लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, राइट? यही तो करेंगे आप? नहीं, आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, कोई बात नहीं, वो हमारा डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा हार्ट कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप अपने पूरे हार्ट से, पूरे मन से काम करेंगे तो आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी सेम होते हुए भी आपका बेटर होगा और आप इस मार्केट में सर्वाइव करेंगे। ये एक अपने आप में अलग तरह का स्टेटमेंट है जो शायद कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे तरीके हैं। हम सब प्लान करते हैं कि कल घूमने जाना है, परसों मूवी देखनी है, अगले साल फ्लैट खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चे को विदेश पढ़ने भेजना है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है हम सबको। लेकिन आपने एक नई परंपरा शुरू की जो शायद कहीं किसी और कॉर्पोरेट हाउस में नहीं है। आने वाली पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाए, जिस संघर्षों से, जिस 45 डिग्री से, जिस धूप से, जिनसे वो निकले, क्या अगली पीढ़ी भी उतना संघर्ष करने को तैयार है? उसके तहत आपने अपनी नई पीढ़ी को बालिग 18 के बाद शहर के अलग अलग कोनों में कुछ पैसे दे के भेजना शुरू कर दिया कि जाओ जिंदगी के थपेड़े देखो। श्रेयस भी गए, मैंने पढ़ा, कोई वेटर बनता है, कोई ड्राइवर बनता है, कोई सेल्समैन बनता है, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं। ये ज़िंदगी से रूबरू होने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है, क्योंकि जब आंधी आएगी तो आपके पैर मजबूत रहेंगे, आप गिरेंगे नहीं। दूसरा, हम
गिविंग एंड पे तो होते हैं, रिसीविंग एंड पे होना भी अच्छा लगता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे एक शेर याद आया अभी, बचपन में मैंने पढ़ा था, लोहे का स्वाद, ध्यान से सुनिएगा, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, जो ठोक रहा है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो ये जो हार्ड एक्सपीरियंस है ना, उससे मत पूछो जो आपको बुरा एक्सपीरियंस दे रहा है, उससे पूछो जिसने एक्सपीरियंस लिया है। जब जब आपको एथिक्स की प्रॉब्लम आएगी, वैल्यूज़ में डिसीजन लेने की प्रॉब्लम आएगी, आप फिसलेंगे, ये थपेड़े आपको सीधा रखेंगे, मजबूत रखेंगे। तो आप भी अपनी पीढ़ी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उनको चुनौतियों से रूबरू होने के लिए तैयार करें। कंफर्ट से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन में कभी किसी ने कुछ भी हासिल नहीं किया। कंफर्ट जोन आपको वीक करती है। आपके अंदर का जो पुरुषार्थ है, जो काबिलियत है, वो मुश्किल परिस्थितियों में ही बाहर आता है। तो उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना होगा। उसके लिए गोविंद काका ने इस किताब में बहुत सारे रेफरेंस दिए। बात यही नहीं रुकती, जिन लोगों ने बगैर ये जाने कि ये बच्चा इतने बड़े परिवार, इतने समृद्ध परिवार से आता है, उस व्यक्ति को व्यक्ति मानकर उसके साथ सम्मान से व्यवहार किया, उन लोगों को भी गोविंद काका ने अपनी कंपनी में उनके परिवार के लोगों को एम्प्लॉय के तौर पे रखा। मैसेज क्या है? स्किल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वैल्यूज़ आर। वैल्यूज़ अगर हैं तो स्किल पैदा की जा सकती है। वही यहाँ हो रहा है। 6ठी 7वीं 8वीं के लोगों से मैं मिला हूँ, उनमें स्किल डाल दी गई है ट्रेनिंग से, वैल्यू नहीं डाली जा सकती। वैल्यू तो प्रोसेस से आएगी। तो वैल्यूज़ और स्किल में एसआर के ग्रुप और गोविंद ढोलकिया ने वैल्यूज़ को चुना है, स्किल को नहीं चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में बात करने वाला हूँ, वेल्थ मैनेजमेंट। अर्निंग मनी इज पायस, होली थिंग। पैसा कमाना एक पवित्र काम है, सबको करना चाहिए, पैसा बनाना नहीं। मेकिंग मनी इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ए मैन और प्रॉस्पेरिटी, अर्निंग मनी इज। तो यू शुड अर्न मनी लाइक यू अर्न रेस्पेक्ट, यू डोंट डिमांड रेस्पेक्ट। सिमिलरली डोंट मेक मनी, अर्न मनी। क्यों? अगर आपके पास होगा तभी आप दे पाएंगे, तभी आप समाज में वो परिवर्तन ला पाएंगे जो आपके मन में सपने हैं। आज एसआर के ग्रुप ने पैसा बनाया तो वो देने की काबिलियत रखता है। कोई रिक्शा वाले से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किरण हॉस्पिटल खड़ा कर देगा। किसी सब्जी वाले से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे होंगे। किसी शॉपकीपर या किराए वाले से आप बात नहीं करेंगे कि जब बाढ़ आएगी तो यहाँ पे फ्लड का काम करेगा। जब सूखा पड़ेगा, जानवर मरेंगे, तो आप नॉर्मल किसी टेलर से नहीं कहेंगे। जिसके पास समृद्धि होगी वही समाज को समृद्ध दे सकता है। तो अर्निंग मनी, व्हेन आई से अर्निंग, इट मीन्स अर्निंग मनी एथिकली विद बिजनेस एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड पर्सनल एथिक्स, नॉट मेकिंग मनी। अनफॉर्चुनेटली लोग पैसा कमाना और पैसा बनाने के बीच के फ़र्क को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है ये दोनों एक ही चीज़ है, और उसमें वो कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं, और फिसलने से निश्चित रूप से एक्सीडेंट जरूर होता है, जैसा अक्सर आजकल होता रहता है। एक होता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, किराए का 10 बाई 10 का आपका ऑफिस है, उसमें आपकी फैक्ट्री है, और आपने मार्केट से अपनी कैपेसिटी से 10 गुने का रॉ मटेरियल उठा लिया है और कमिट करके उसको लेके भी आ गए, और घर आए तो पैसे नहीं है। तब अपने मित्र के पास जाते हैं। यहाँ आकर फ्रेंड्स की वैल्यू समझ में आती है। फ्रेंड्स के पास भी पैसे नहीं है, फ्रेंड्स कहता है मेरे पास तो नहीं है, मैं पड़ोसी से मांग कर, वो पड़ोसी से 200 रुपये लेके आता है उस ज़माने में 74। अब फिर कम है 200 रुपये, 1000 रुपये का प्रोडक्ट था, 500 रुपये हमने अरेंज किए उधर मार्केट से, 200 पड़ोसी से ले लिए दोस्त के, फिर 200 रुपये और कहीं से अरेंज किए, फिर भी 20 रुपये कम पड़े, वो अपनी पर्स से निकाल के दे दिए। आप भी खाली, आपका दोस्त भी खाली। ऐसे दोस्त कहाँ मिलेंगे? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? जो आपके मुश्किल समय में आपकी यात्रा का साथी है वो आपका दोस्त है, वो नहीं जो शिखर पे जाके मिलता है। इसीलिए जब एसआर के डिवाइड होता है तो एसआर के में भी भार्गवी होता है, भार्गवी में भी एसआर के होता है। इसीलिए आप बिना कंडीशन के 33% स्टेक देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि आपने फैमिली, फर्म और फ्रेंड्स तीनों के बैलेंस को लाइफ टाइम मेंटेन किया है। दो 2008-9 में आते हैं
पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चलने लगता है, चुनौतियां बढ़ जाती हैं। पूरी डायमंड इंडस्ट्री में लगभग 50% ले ऑफ, मतलब फायर, छुट्टी, घर जाइए, कोई नौकरी नहीं कल से। बड़ा मुश्किल समय है। एसआरके ग्रुप को भी चुनौती आती है, लेकिन उसको डील करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? आप देखिए, सीधा सा सवाल है, आपकी मैनेजमेंट ने आपको आके बोला, चेयरमैन को, कि इसमें से 1/3 लोगों को हटाना होगा, डिमांड नहीं है मार्केट में, हम इनको नहीं पे कर सकते। अब आप क्या करेंगे? यहाँ आके वैल्यूज़ का पता चलता है, एथिक्स का पता चलता है, मॉरल्स का पता चलता है, डिसीजन मेकिंग का पता चलता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का पता चलता है, लीडरशिप का पता चलता है, डिटर्मिनेशन का पता चलता है, कमिटमेंट का, और जिन संस्कारों की और वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, इंटीग्रिटी की, उन सब का टेस्ट यहाँ आके होता है। 8 और 9 में आप हैरान होंगे, आपने एक नया तरीका निकाला, हम किसी को नहीं हटाएंगे। एसआरके ग्रुप ने किसी को भी नहीं हटाया। तो मार्केट की सिचुएशन को कैसे डील करें, उस रिस्क को कैसे एब्जॉर्व करें? तो आपने प्राइसिंग डाउन की, उससे डिमांड जनरेट हुई। डिमांड और प्राइसेस का जो फॉर्मूला है, इस बिजनेस के जो अनुभव ने उनको सिखाया था, जो पिछले 30 सालों में, उसने उनको ऐसा खड़ा किया कि एसआरके जो 25 नंबर की कंपनी थी, 1 साल के अंदर पहले 5 में आके खड़ी हो गई। 25 से 5 1 साल में, और 25 आने में उनको 25 साल लगे। समझिए, यहाँ की लीडरशिप टेस्ट होता है। आपकी डिमांड 150% बढ़ी और आपका प्रॉफिट 150% से भी ज़्यादा। ये एक मैनेजमेंट लेसन है कि आप बुरे फैसले लिए बगैर भी अच्छे काम कर सकते हैं। आसान फैसले लेना बहुत आसान है। एक बिहेवियर भाषा में कहा जाता है, इट इज़ वेरी इजी टू से नो, बट इट टेक्स एन एफर्ट टू से यस। ना कहने में 1 सेकंड लगता, मेरे बस की बात नहीं है, सॉरी, लेकिन हाँ कहने के लिए ताकत लगती है। और ये ताकत उसी के पास होती है जिसके पैरों के नीचे ज़मीन होती है, और पैरों के नीचे ज़मीन उसकी होती है जो मूल्यों और संस्कारों पे खड़ा रहता है। कमज़ोर व्यक्ति ऐसी चीज़ें नहीं झेल पाते हैं। लाइफ में अलग अलग चुनौती आती है। आपने बहुत जगह लिखा, लाइफ 3 ऑप्शंस देती है आपको, लीड, फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे। या तो आप लीड करिए, या फॉलो करिए, या रास्ते से हट जाइए, वरना भीड़ आपको कुचल देगी। गोविंद भाई ढोलकिया पूरे जीवन काल में एक बार भी, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी की बात हो, या टेल अवीव से कोलैबोरेशन की बात हो, बेल्जियम की बात हो, नई बिल्डिंग की बनाने की बात हो, सोशल इम्पैक्ट की बात हो, ग्लोबल इम्पैक्ट की बात हो, लीडरशिप की बात हो, गवर्नमेंट से बात करने की बात हो, एक बार भी आप फॉलो अप मोड में नहीं है, फॉलो मी नहीं, लीडिंग मोड में है। यहीं से पता चलता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अब रॉकेट की साइंस को पढ़िए, फिजिक्स का एक लगा हुआ था, आइंस्टीन का लेक्चर यहाँ के प्रिंसिपल ने लिया, मैं पढ़ रहा था कि लाइफ इज लाइक ए साइकिल, इट्स बेस्ट व्हेन यू बैलेंस इट, एंड टू बैलेंस इट कीप मूविंग, इट कांट बी बैलेंस व्हेन यू आर स्टैटिक। तो लाइफ में इस लीडरशिप मॉड्यूल को चलाते रहने की कला का नाम ही लीडरशिप है। अब आप पूछेंगे सीक्रेट क्या है सक्सेस का? सक्सेस का सीक्रेट है माँ। यू कैन रिपीट एनीथिंग, नॉट 2 थिंग्स, मदर एंड मदरलैंड। माँ और मातृभूमि को दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। आपके अंदर ये संस्कार आपकी माँ से आए, जिन्होंने अनपढ़ होते हुए, गांव में होते हुए, परिवार और समाज को कैसे चलाया जाता है वो बचपन में सीख लिया। एक किसान भी लीडर होता है अपने गांव का, खेत का, क्षेत्र का। दूसरा, वाइफ। अगर ये 2 लोग गोविंद भाई ढोलकिया की ज़िंदगी से आप अलग कर दे, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो उड़ान है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, ये उड़ान उतनी खूबसूरत और उतनी ऊंची नहीं होती। कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि वो सफल है और वो अकेले सफल है, तो ये संभव नहीं है। आज भी जब प्रधानमंत्री वापस अपने गांव जाते हैं, वडनगर, वहाँ पे एक घर है, उसका नाम है प्रेरणा स्थल, बनाया उसको ताकि बच्चे वहाँ आए। हम बच्चों को वहाँ भेजते हैं, वो देखते हैं, म्यूज़ियम है, अनुभव लेते हैं कि यहाँ से निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये इसलिए है ताकि ये मिथ टूटे कि जिसके पास साधन है वही ऊपर पहुँच सकता है।
ऊपर वो पहुंचेगा जिसके पास अंदर की ताकत है, प्रेरणा है, इसलिए उसका नाम प्रेरणा स्थल रखा गया है। उसी प्रकार से गोविंद भाई ढोलकिया की ज़िंदगी में माँ का भी एक आदर्श है और एक पत्नी का भी है। बुरे वक्त में उनके साथ वो जिस प्रकार से खड़ी रही, वो एक सीखने की कला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस किताब को बिजनेस लीडर भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, युवा भी पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के लोग भी पढ़ेंगे, एम्प्लॉय भी पढ़ेंगे, हमारी हाउस वाइफ भी पढ़ेंगी। अगर आप चाहते हैं आपके पति गोविंद भाई ढोलकिया जैसी ऊंचाई को हासिल करें, उनके जैसे मुकाम हासिल करें, तो आपको भी चंपा देवी बनना पड़ेगा। आप बगैर चंपा देवी बने अपने घर में गोविंद भाई ढोलकिया को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने अपनी माँ के नाम पे एक संतोखबा अवार्ड, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम शुरू किया जिसमें आप समाज के वो लोग जिन्होंने सामाजिक उत्थान, सामाजिक निर्माण और राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई और जीवन मूल्यों के प्रति समर्पण दिखाया, बड़े बड़े नामों का आपने बुलाया, बहुत खूबसूरती से उनका सम्मान किया। ये अपने आप में एक प्रेरणा है। मैं निश्चित रूप से बधाई देता हूँ SRK फाउंडेशन को कि उन्होंने जिस पर्पज़ से माँ को जिंदा रखा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। माँ हमेशा अमर होती है, सभी की माँ। लाइफ में CSR की बात होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इतना पैसा इस कंपनी ने दिया, ये खड़ा किया, वो कंपनी एक्ट का प्रोविज़न है, उसके हिसाब से आपको देना ही है। बट एक और चीज़ है CSR के साथ, PSR, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नागरिक के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारी है, एक व्यक्ति के तौर पर, एक परिवार के मुखिया के तौर पर, एक समाज के तौर पर, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर रूप में आपकी पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ चलती है। आप अगर CSR के दम पर ही वो सम्मान हासिल करना चाहते हैं जो गोविंद भाई ढोलकिया को, वो संभव नहीं है। आपसे बड़े 5 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन वाले लोग होंगे, लेकिन अगर मार्केट में आप जाएंगे तो केवल 2 व्यक्ति या 2 कॉरपोरेट हाउस हैं जिनको आप कह सकते हैं जिनके पास क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है, समाज का ट्रस्ट है। पहला है टाटा ग्रुप। टाटा मीन्स ट्रस्ट, अरे टाटा का है ले लो। और दूसरा है SRK ग्रुप, इंटीग्रिटी। वो ये एक दिन की पूंजी नहीं है, ये 70 सालों की पूंजी है, ये 70 सालों का इन्वेस्टमेंट है, ये 70 सालों का डिविडेंड है। इसको आप शॉर्टकट से, क्रिप्टो करेंसी से पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको तपना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता था, लेकिन समय थोड़ा शायद हो रहा है मेरा पूरा, मैं अपने उस पर आऊँगा। जब भी आपको लगे कि धुंध है, जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, आप याद रखिएगा, रॉकेट साइंस को आप पढ़िएगा, उसको ऊपर जाने के लिए हर स्टेज पे आने के बाद थोड़ा सा वज़न कम करना पड़ता है। वेट करने का मतलब है मिनिमलिज्म। आपको अपनी चीज़ें छोड़नी होती है। आप जितने हल्के होंगे उतनी ऊंची उड़ान भर पाएंगे। पतंग जितनी हल्की होगी उतनी ऊंचाई हासिल करेगी। रॉकेट जितना हल्का होता जाएगा उतने ज़्यादा स्पेस में आगे एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। लाइफ भी यही है। लाइफ के जैसे जैसे मुकाम पे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ों को छोड़ना होगा और जीवन के उस मुकाम को हासिल करना होगा। जिस प्रकार से गोविंद भाई ढोलकिया ने समृद्धता को साथ साथ रखते हुए व्यक्तिगत जीवन को हल्का करते चले गए। यही लाइफ का सक्सेस फॉर्मूला है जो आपको सीखना होगा। जब भी आपको अपने ऊपर शंका हो तो याद रखिएगा, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल जरा, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आपके अंदर जो एक सोया हुआ शेर है उसको जगाइए। जीवन को एक नया नाम दीजिए, सार्थकता दीजिए, उसको मीनिंग दीजिए। आप कई चीज़ें हैं जो मैं रेफरेंस के तौर पे नोट किया था। आपको समय मिले तो किताब में, अगर पूरी किताब ना पढ़ पाएँ तो 305 पेज जरूर पढ़िएगा, जिसके पास इंग्लिश है। 5 फॉर्मूले उन्होंने दिए हैं। पहला, बर्न योर बैड डीड्स। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे। बैड डीड्स मीन्स ऐसी वो चीज़ जो आपको गिरा सकती है, जीवन में पीछे ले जा सकती है।
उसको छोड़िए, चाहे वो बैड हैबिट्स हों या बैड कैरेक्टर हो या बैड वैल्यूज़ हों। हार्नेस योर माइंड, जिस क्षेत्र में आप हैं अपनी काबिलियत के उस क्षेत्र को बढ़ाते जाइए। एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं, परसीवरेंस जिसको बोलते हैं। कट पॉलिश एंड माउंट, ये तो डायमंड इंडस्ट्री का मुहावरा है। अपने आप को लगातार तराशना है, लगातार पॉलिश करना है और लगातार माउंट करना है। एक मुकाम जो हासिल कर लिया उस पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, ज़िंदगी में चलते जाना है। बिल्ड योर हिडन ग्रुप, मेक ए फैमिली, बिग फैमिली। जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ज़्यादा ताकत होगी। एंड लास्ट, बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर आप काम करें। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के जो है वाहक के रूप में संदेश को इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लागू किया और पूरी दुनिया के सामने कर्मयोग का एक संदेश दिया। पूरे किताब नहीं भी पढ़े तो पूरी किताब के आखिरी पेज की आखिरी लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है, उसको पढ़ लें। एक लाइन भी काफ़ी, अगर पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है तो। मैं उसको रिपीट करूँगा, जो आपका मोटो भी है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। और जिनको लगता है कि पावर के बारे में पढ़ना है तो एक पैराग्राफ इसमें पावर को लेके भी है, उसको ज़रूर पढ़िएगा कि पावर आने के बाद व्यक्ति को एक मिथ, एक अलग हेलुसिनेशन, जिसको भ्रम की स्थिति कहते हैं, वो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उसका खुद के प्रति मोह बढ़ने लगता है और खुद को सकारात्मक और सशक्त महसूस करने लगता है और दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह बढ़ने लगता है। तो उस स्थिति में आपको जीवन को कैसे जीना है, जब आप बड़े हों, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हों, भ्रम में ना जिएं और दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा ना करें, उस सकारात्मकता को बचाए रखने के लिए वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, समय कम है लेकिन मैं ज़रूर पढ़ूंगा। व्हेन इंडिविजुअल गेन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इंडिविजुअल गेन पावर, देयर सेल्फ इवेल्युएशन बिकम मोर पॉजिटिव while their evaluation of others become negative. Power tends to weaken one's social attentiveness, which leads to difficulty in understanding others' point of view. अगर आप दूसरे के दृष्टिकोण को समझना चाहते हैं तो पहले उसके जूते पहन के देखिए, उसके शूज़ में घुसिए आप, तब आप उसको समझ पाएंगे। Powerful people also spend less time, I repeat, powerful people spend less time collecting and processing information about their subordinate and generally perceive them in stereotype fashion. जो चला आ रहा है उसी हिसाब से लोगों के बारे में ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता और हम बगैर पूरे फैक्ट इन्फॉर्मेशन के अपनी पावर को एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो जिनको पावर भ्रम है उन लोगों को ये पैराग्राफ पेज नंबर 133 जरूर पढ़ना चाहिए। एंड पावरफुल पीपल आर प्रोन टू टेक रिस्क, inappropriate and unethical decisions and often overstep their boundaries. बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मुझे लगा कि आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। अगर मुझे कुछ अंत में कहना होगा तो मैं यही कहूँगा कि जो आपने पुस्तक बनाई है, गोविंद भाई के जीवन को समेटा है, मैं चाहूँगा कि ये किताब कहीं ना कहीं 50-100 पेजेस में हमारी जो युवा पीढ़ी है 10 से 14 साल, जब आपके थॉट्स बनते हैं, आइडियाज़ बनते हैं, वैल्यूज़ बनते हैं, उनके लिए तैयार की जाए और जो टेक्निकल प्रोफेशनल एस्पेक्ट है उसको हटा दिया जाए, ताकि बच्चे इसको कहानी के तौर पर, कॉमिक के तौर पर, इलस्ट्रेटर के तौर पर पढ़ें और ये उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। क्योंकि जीवन सार्थक वही है जो दूसरे के जीवन में बदलाव लाए। आप कितने मिलियन और कितने बिलियन से अपने आप को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 50 बिलियन बनाएंगे तो 400 बिलियन वाले इलॉन मस्क अभी मौजूद हैं। उस रेस को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप कितने जीवन को छू पाएंगे, कितने जीवन में बदलाव ला पाएंगे और कितने जीवन को बदल पाएंगे, इसका बेंचमार्क है। ये दुनिया डीड्स को याद रखती है। डीड्स मीन्स आपके काम, पुण्य काम, आपके ग्रीड को नहीं, प्रकृति आपके लालच को नहीं। और नेचर कैन फुलफिल योर नीड, नॉट द ग्रीड। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक जीवन मूल्य आप बना लें, उसके प्रति समर्पित रहें, तो आप निश्चित रूप से पूरी दुनिया के 1% लोगों में आ जाएंगे। या आप एक भाषा सीख लें, नहीं तो भी आप 1% लोगों में हैं। आप एक कैरेक्टर वैल्यू डेवलप कर लें तो भी आप 1% लोगों में हैं। आप एक नई स्किल डेवलप कर लें तो भी आप 1% लोगों में हैं।
आप एक नया अद्भुत काम कर लें तो भी 1% लोगों में है। बाकी आप भीड़ का हिस्सा चुनना वो आपका काम है। गोविंद भाई के जीवन का एक ही संदेश है, लीड, फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे। ऑलवेज बिलीव I am nothing, but I can do anything. And remember, the tallest thing is not Mount Everest. Tallest thing is not the man standing on top of it. Tallest thing on this earth is the willpower of that man standing on top of it with his firm confidence and self-faith. Last but not the least, एक कविता जो मुझे याद आई अभी, जो शायद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई होगी और कहा होगा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता की से हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया। मैं भी अपना वक्तव्य श्रीमद् भगवद गीता के साथ ही खत्म करूंगा। तू कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तू कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू बस ठान ले कुछ कल गुजरने की, कर गुजरने की। जो रुका रुका सा है अब वो चल निकलेगा। तू कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। शायद मैं थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, क्षमा चाहूँगा। जी प्लीज़ आप पूछिए। जी मैं संदीप शेटा। संदीप जी। हाँ। जी मैंने बुक 22 दिन में ख़त्म की, लेकिन 4 बार आँख में से आंसू आ गए थे, तब आगे बुक नहीं पढ़ पा रहा था। तो आपने ये 1 दिन में कैसे पढ़ लिया? तो दो धारी तलवार पे चलने वाली बात है। आपकी आंख में आंसू इसलिए आए क्योंकि आपके अंदर एक इंसान जिंदा है। जिंदा है तो जिंदा दिली पर यकीन कर, अगर आसमां में है कहीं तो उतार ला ज़मीन पर। तो आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ थी, आप उनको महसूस कर पाए और जी पाए, इसलिए आप उसको कर पाए। मैं कैसे पढ़ी वो मैं इसलिए पढ़ी, किताब पढ़ने का एक रूल है, आपको किताब पढ़ते वक्त उससे प्रभावित नहीं होना है, अपने आप को किताब से अलग रखना है, तभी आप उस किताब के ज्ञान को ले पाएंगे, वरना आप उसकी ज़िंदगी में खो जाएंगे और उस भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं आएंगे। और आपके अंदर एक नई पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप दूसरों के ओपिनियन से जल्दी इन्फ्लुएंस होने लगेंगे। दूर से साक्षी भाव, अपने आप को साक्षी मान के आमने सामने। आप कभी शीशे के सामने खड़े होते 2 मिनट, कभी नहीं होते। आप खड़े होइएगा 2 मिनट और चुपचाप आप महसूस कर पाएंगे कि क्या पक्ष है क्या निष्पक्ष है, अपने आप जवाब आएगा। जी जी नमस्ते सर। नमस्कार। आपने गोविंद डी में जो मतलब बताया, डी का डेडिकेशन, तो डायनेमिक्स भी हो सकता है ऐसा लगता है। आपकी परिभाषा है, डायनामिक है, डेडिकेशन टू क्योंकि सोसाइटी है, उसके- डिसाइसिवनेस भी है, डिटर्मिनेशन भी है, डिपेंडेबिलिटी भी है ना। उसके और डायनेमिक्स हम समझ निकालते हैं, तो उसका गोविंद भाई के जीवन से एक प्रसंग आप बता सकते हैं? जी थैंक यू सर। बिल्कुल। डायनेमिक, जब स्टैग्नेशन आने लगा इस मार्केट में, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बिग डायमंड्स या जो बिग रफ्स में काम करना शुरू किया और देश के बाहर मार्केट एक्सप्लोर करनी शुरू की। ये अगर आप डायनेमिक नहीं होते, आप अपनी जगह स्टैग्नेंट रहते, तो आप उस वक्त जब मुश्किल समय आता है आप बैकफुट पे आते हैं, पीछे हटते हैं। जो आदमी डायनामिक होता है वो आगे बढ़ता है। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आप लेके आए वो स्टैग्नेंट या लेथार्जिक आदमी नहीं लेके आएगा। तीसरा, आप पैसा बनाने की जो एक प्रोसेस है, बिजनेस की प्रोसेस है, जिसको मॉनेटरी प्रोसेस बोलते हैं, आप मॉनेटरी प्रोसेस में इतनी तेज़ी से आगे बढ़े, इतनी शानदार तरीके से आगे बढ़े, उसमें और ऊंचाइयां हासिल कर सकते थे। तो आपने पैरेलली
एक सोशल स्ट्रीक क्यों चालू की, जिसमें आपने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया, बाढ़ आने पे काम किया, मंदिर बनवाने की तरफ आप गए, लोगों के बैठ के आप उतना पैसा बिजनेस डेवलप करने के लिए भी दे सकते हैं जितना समय आप एक लकड़ी की टूटी कुर्सी पे बैठकर समाज की समस्याएं सुनने में लगाते हैं। ये जो दोनों पहलू हैं ये बैलेंस देते हैं आपको। अगर आप उस चकाचौंध पे लगातार दौड़ते रहेंगे तो समाज का ये पहला, अगर आप बॉक्सिंग देखते हैं कभी, बॉक्सर का अगर एक ही हाथ से वो वैसे करता रहेगा तो नहीं बात बनेगा, उसको दूसरे हाथ से भी बॉक्सिंग करनी होगी, तभी वो बैलेंस आएगा, तभी वो चैंपियन बनेगा। तो समाज और बिजनेस साथ साथ चलते हैं, बिजनेस और एथिक्स साथ साथ चलते हैं। आप कहें कि एथिक्स अलग कर दें बिजनेस हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए डायनामिक्स तो उनका पूरे लाइफ का कहानी डायनामिक है। कितने लोग होंगे जो छठी क्लास में पढ़ाई छोड़ के कहेंगे मैं बिजनेस की तरफ चलूँगा, कितने लोग होंगे छोड़ के आके इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाएंगे। उसके लिए एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए। प्लीज़ सर, जी। एक क्वेश्चन है मेरा कि किसी भी व्यक्ति को अगर सक्सेस होना हो तो उसमें वो जगह, वो स्थल का कितना महत्व है। अगर काका वहाँ होते गांव में तो आज इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं होते। तो सक्सेस होने के लिए स्थल का भी बहुत इम्पोर्टेंस है कि आप सिटी में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, कौन से देश में रहते हो, तो उसका कितना महत्व है सर। देखिए, अगर मैं बेसमेंट में जाके अपनी बात कहूँगा तो शायद 1-2 आदमी सुनेंगे। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ तो 200-300 आदमी, 150 आदमी सुन रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे जाके बोलूँगा तो 1-2 मिलियन भी सुन सकते हैं मेथड से। और अगर मैं और वाइट हाउस में जाके बोलूँगा तो शायद 2-4 करोड़ लोग सुनेंगे। तो निश्चित रूप से बड़े प्लेटफॉर्म का आपको एडवांटेज मिलता है, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको कोई ऐसे ही नहीं बुलाता, वो एक प्रोसेस है। आप जब सीढ़ी चढ़ेंगे, आप मेरे पास आइए आगे, तो क्या आप 3 सीढ़ी एक साथ चढ़ सकते हैं? लेकिन आप 3 सीढ़ी एक साथ उतर सकते हैं। तो यही लाइफ है। लाइफ में आपको एक एक स्टेप चढ़ना होगा, उतरने में 1 सेकंड लगता है। तो जो आप गांव से आए, पहले सूरत आए, सूरत ने उनको एक नई बेस दिया, प्लेटफॉर्म दिया। सूरत छोटा हुआ तो ट्रेड का जो नेक्स्ट स्टेशन था बॉम्बे, उन्होंने बॉम्बे पकड़ा, फिर बेल्जियम गए, फिर टेल अवीव गए, चाइना गए। तो धीरे धीरे आपको, अगर आप पहले दिन यहाँ से उठ के सीधा बेल्जियम चले जाएंगे तो वहाँ से आप मात खा के आएंगे। ओलंपिक अगर आप सीधा खेलने जाएंगे तो पहले आपको प्राइमरी, अंडर 19, 20 सब खेलना होगा। तो ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस में आपको वो लैडर मिलती चली जाती है। निश्चित रूप से आप अपने पुरुषार्थ से, जो मैंने कहा, उसको हासिल करते हैं।